गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी अपने सी-टेट की तैयारी कर रहे होंगे। सेंट्रल टेट का आपका एग्जाम, इसके पहले हमने सेंट्रल टेट के लिए विकास क्या होता है पढ़े थे, विकास के सिद्धांत पढ़ लिया था हमने। आज हम लोग जो पढ़ेंगे कि विकास अगर बच्चे में हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं, विकास की क्या अवस्थाएं होती है, उन्हें आज हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने पढ़ा था विकास क्या है और विकास के सिद्धांत क्या है। आपने पिछली क्लास में देखा होगा तो आपको ये समझ में आएगा। देखते हैं हम लोग कि आपको विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं जब बच्चे में विकास हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए, नई आकृति और आदतों का जन्म। जब बच्चे में विकास होता है तो उसमें क्या चीजें आएंगी, तो नई आकृति मतलब धीरे धीरे उसका ग्रोथ होगा, तो उसका शारीरिक बनावट भी बदलेगा और आदतों का जन्म होगा। नई नई चीजें वो सीखता है, जैसे कि सामूहिक रूप से सीखना, खेल कूद के द्वारा सीखना, तो ये सभी चीजें आ जाएंगी। और जब नई आकृति और आदतें आएंगी तो क्या होगा, पुरानी आकृतियां और आदतों का लोप हो जाएगा। नई चीजें सीखेगा तो पुरानी चीजें क्या होंगी, लोप हो जाएंगी या लुप्त हो जाएंगी। विकास के अनुपात में परिवर्तन, धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता जाता है तो विकास का जो अनुपात है, उसका रेशियो है, उसमें भी परिवर्तन होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, वजन आदि में परिवर्तन, ये उसी में आ जाएगा। तो आपको ये समझना होगा कि विकास के बाद क्या चीज होगा। अगर बच्चे में विकास हो गया तो वो नई चीजें, उसमें नई आदतें आएंगी, उसके शारीरिक बनावट बदलेगा। तो बस आप इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा, नई आदतों, नई आकृति और आदतों का जन्म होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कई बार क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है कि कौन कौन से कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं, या निम्न में से कौन सा कारक है जो विकास को प्रभावित नहीं करता, अभी निगेटिव फॉर्म में भी। तो आप इस चीज को देखिएगा कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो सबसे पहले हम देखिए वातावरण और वंशानुक्रम। मैंने इसके पहले भी आपको पढ़ाया है। विकास की जब हम लोग सिद्धांत पढ़ रहे थे तो वहां आपको बताया गया था कि वातावरण और वंशानुक्रम दोनों में क्या होता है, अंतःक्रिया होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। तो कैसे ये एक दूसरे को प्रभावित करेगा, तो अगर बच्चे में प्रॉपर तरीके से उसको एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा जितनी उसको जरूरत है, तो क्या बच्चे का विकास संभव है। ठीक है, और कई बार ऐसा बोलिए वंशानुक्रम क्यों दिया हुआ है, तो जैसे कि फैमिली में जैसा माहौल होता है, जैसे फैमिली में उसके पेरेंट्स होंगे, बच्चा कहीं ना कहीं उससे इफेक्टेड होता है, तो ये कहीं ना कहीं उसके विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लिंग। तो लिंग देखिए, इसमें स्त्री और पुरुष, बालक और बालिका में भी विकास का दर क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। अगर मैं एक एग्जांपल बोलूं कि बालक को बोला जाए तो थोड़ा उसको एनवायरनमेंट अलग तरीके से दिया जाएगा। वहीं पे अगर हम बालिका की बात करें, लड़कियों की, तो उनको एनवायरनमेंट अलग रहता है। उनको कई चीज़ों में, खेलने में, बाहर जाने के लिए या बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं रोक होती है, तो ये विकास की दर को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बोले पोषण तत्व, तो खाना एक प्रॉपर तरीके से आपको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो आपके विकास दर को वो प्रभावित करता है। तो बच्चे के खाने पर भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बोले अधिगम अर्थात लर्निंग, बच्चे के सीखने की क्षमता, जो सीखने की क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। सेम एज का बच्चा सेम तरीके से, अगर हम बोले मान लीजिए कि दोनों अगर 4th क्लास के हैं, 3rd क्लास के हैं, तो दोनों में जरूरी नहीं कि सीखने की क्षमता सेम होगी, तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित करती है। वैसे ही आपका क्या है, बुद्धि, तो IQ लेवल भी प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बोले ग्रहण शक्ति, तो समझने की क्षमता। एक ही क्लास में अगर टीचर 10 लोग को पढ़ा रहा है, सब एक समान तो नहीं समझ पाते, तो उनके जो ग्रहण करने की शक्ति है वो कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करती है, तो बच्चे के विकास में वो भी प्रभावित करती है। फिर क्या है आपका आर्थिक दशा। आर्थिक दशा मतलब अगर आप इकोनॉमिक कंडीशन बोल सकते हो इसमें, कि अगर उसके लिए जितनी सुविधाएं, फैसिलिटी की जरूरत है, अगर वो ना मिले तो वो भी विकास की दर को प्रभावित करती है। जैसे कि एक प्रॉपर स्कूल ना मिल पाना, या फिर उनको जितनी सामग्री चाहिए है वस्तुओं की पढ़ने लिखने के लिए, वो ना मिल पाना, तो वो कहीं ना कहीं आर्थिक दशाओं में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बोले तो संस्कृति अर्थात कल्चर। तो कल्चर कैसे प्रभावित करता है विकास में, तो अगर सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल बोलूँ, अगर मैं यहाँ पे इंडिया में हूँ तो इंडिया के लोगों का कल्चर अलग होगा, या अगर आप फॉरेन में जाओगे तो वहाँ का अलग है। सेम अगर मैं इस चीज़ को बोलूँ कि आप अगर मुंबई दिल्ली साइड जाइए, वहाँ का कल्चर अलग है, आप यूपी बिहार साइड जाओगे तो अलग है कल्चर। तो ये कहीं ना कहीं विकास की दर को प्रभावित करता है। हमारी सोच वैसे ही हो जाती है जिस क्षेत्र में हम रहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें
विकास की अवस्थाएं, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि विकास की अवस्थाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो विकास की मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं होती हैं, फिर भी कहीं कहीं पे 5 ले लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली अवस्था क्या होगी, तो शैशव अवस्था, ठीक है। फिर क्या आपकी बाल्यावस्था, नेक्स्ट क्या आपका किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। पांचवा कौन सा होता है, तो पांचवा कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन में दे देता है कि गर्भाधान की अवस्था, मतलब जब बच्चा गर्भ में आता है तब। तो अब यहाँ पे देखिए मुख्यतः अगर हमको पेपर में पूछा जाता है तो हम 4 देखें। सबसे पहला कौन सा अवस्था है, तो शैशव अवस्था। इसको कब माना जाता है, तो जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक। कहीं किसी बुक में आपको 5 मिलेगा, किसी में 6 मिलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा शैशव अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा, तो जन्म के बाद से, मतलब जन्म से लेकर कितने साल तक का, तो 5 या फिर 6 वर्ष तक का होगा, ठीक है। बाल्यावस्था की बात करते हैं तो बाल्यावस्था 5 या फिर 6, ऑप्शन में दोनों नहीं रहेगा, आप कैसा रहेगा 0 से 5 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ 5 से 12 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड है वो कौन सी अवस्था कहलाती है, तो बाल्यावस्था कहलाती है, ठीक है। फिर किशोरावस्था, एडल्ट जब हो जाएंगे तो वो 12 से कब तक का रहता है, तो 18 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। फिर प्रौढ़ावस्था या प्रौढ़ अवस्था जिसे बोला जाता है, तो 18 से 60 वर्ष, इसको भी कई बार बांटा जाता है। तो प्रौढ़ अवस्था को 18 से 40 ले लिया जाता है और उसके बाद वृद्धावस्था। पर आप ध्यान रखिएगा कि मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं हैं, तो 4 अवस्थाएं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, तो शैशव अवस्था। अब इससे क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछता है कि शैशव अवस्था की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए। तो देखते हैं शैशव अवस्था में क्या होता है। शैशव अवस्था बालक का निर्माण काल है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कि बालक का निर्माण काल किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो शैशव अवस्था को, ठीक है। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का समय माना जाता है। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बालक का निर्माण काल शैशव अवस्था को जन्म से 5 वर्ष तक का टाइम माना जाता है, मतलब शैशव अवस्था में जन्म से 5 वर्ष तक का समय। अब देखिए पहले 3 वर्ष जो रहते हैं उसे क्या बोला जाएगा, पूर्व शैशव अवस्था। मतलब कहने का है कि अगर मैं बोल रही हूँ कि 0 से लेके 5 वर्ष तक का, ठीक है, तो इसमें से जो पहले का 3 वर्ष है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, तो पूर्व शैशव अवस्था। और इसके बाद का 3 से 5 वर्ष तक की जो अवस्था है उसे हम क्या बोल देते हैं, तो उत्तर शैशव अवस्था कहते हैं। ध्यान क्या रखना है आपको एग्जाम में कि जो शैशव अवस्था है इसको पूर्व और शैशव कैसे बोलेंगे, तो पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। तो पहले वाला जो समय है वो पूर्व शैशव अवस्था कहलाएगा, बाद का जो बचा समय है वो क्या कहलाता है, उत्तर शैशव अवस्था। ध्यान रखिएगा, इसको भी हम 2 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो देखिए कुछ मनोवैज्ञानिक ने इसके हिसाब से परिभाषाएं दी हैं। तो न्यूमैन के अनुसार, न्यूमैन ने क्या बोला है, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। कहने का क्या मतलब है, देखिए न्यूमैन ने क्या कहा है, 5 वर्ष तक की जो अवस्था है वो शरीर और दिमाग के लिए, मस्तिष्क के लिए सबसे बड़ी क्या होती है, तो ग्रहणशील की अवस्था। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा इस समय उसके शारीरिक ग्रोथ भी होती है और जो भी चीजें वो देखता है उससे वो बहुत ज्यादा क्या होता है, ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो ये किसने कहा है कि सबसे बड़ी ग्रहणशीलता है, तो ध्यान रखिएगा न्यूमैन ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बोले फ्रायड के अनुसार, कई बार फ्रायड का नाम पूछता है, ठीक है। फ्रायड के अनुसार क्या है, तो मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है या बनना चाहता है वह 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। मतलब इसमें इसको ऐसे मत याद करिए, फ्रायड ने क्या कहा कि फ्रायड ने कहा है कि देखो हम लोग कई बार देखते हैं छोटे बच्चे को, उसकी एक्टिविटी देखकर हम क्या बता सकते हैं कि ये फ्यूचर में ये करेगा, ऐसा है। एकदम आलसी टाइप का बच्चा देखोगे तो क्या सोचोगे कि ये बच्चा कुछ थोड़ा आलसी टाइप का है, फ्यूचर में भी ऐसा होगा। ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी हम लगभग बता सकते हैं उसकी बुद्धि को देखकर, उसकी ग्रोथ को देखकर कि वो किस टाइप का बनने वाला है। ये किसने कहा है, तो फ्रायड ने कहा है, ठीक है। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, 20वीं शताब्दी को बालक के शताब्दी वर्ष कहा गया है। बालक की शताब्दी वर्ष किसे कहा गया है, तो 20वीं शताब्दी को कहा गया है। क्रो एवं क्रोके की परिभाषा देखिए, क्रो एवं क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक के शताब्दी वर्ष या शताब्दी कहा गया है। ध्यान रखना, इसके पहले का जो समय था ना वो बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। अगर आप प्राचीन समय में देखोगे तो प्राचीन समय में जो शिक्षा का क्षेत्र बोलिए या शिक्षा का जो स्वरूप
स्वरूप था वो थोड़ा भिन्न था। जैसे कि अगर हम देखें प्राचीन समय में जैसे गुरुकुल वगैरह होता था, उस समय शिक्षा कैसी होती थी कि टीचर अपने हिसाब से पढ़ा रहा है, बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर धीरे धीरे शिक्षा का स्वरूप में बदलाव हुआ और अब कैसे पढ़ाया जा रहा है कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं, बच्चे के ऊपर पूरे शिक्षा। तो शिक्षा कैसे आधारित हो गई है, बाल केंद्रित हो चुकी है, बच्चों पर आधारित हो चुकी है। तो उसी समय से अगर हम लोग बोलें कि बालक की शताब्दी वर्ष किसे कहा जाता है, तो 20वीं शताब्दी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस शताब्दी या इस समय बच्चे के रुचि पर निर्भर या रुचि को देखते हुए शिक्षा का स्वरूप बदला गया था। ध्यान रखिएगा, बच्चे की रुचि को देखकर शिक्षा के स्वरूप में बदलाव हुआ, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, 20वीं शताब्दी का समय बालक की शताब्दी वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो शैशव अवस्था की मुख्य विशेषताएं, इस समय क्या क्या विशेषताएं थी याद रखिएगा, सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं। देखिए सबसे पहले शारीरिक विकास की तीव्रता। सबसे पहले अगर हम देखें तो शैशव अवस्था में शारीरिक विकास बहुत ज़्यादा तेजी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला जाए तो मानसिक क्रियाओं में तेजी, मानसिक विकास भी शैशव अवस्था में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर सीखने की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो भी तेजी से होती है। बच्चा इस समय जो देखेगा, जैसा अपने पेरेंट्स को अपने आसपास देखता है वो वैसे ही क्रियाएं करता है, मतलब सीखने की तेजी से इस समय जो होती है प्रक्रिया तेजी होती है। इसी में गेसल ने क्या कहा है देख लीजिए, एक बार पढ़ लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया में तेजी, गेसल के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद, ठीक है देखिए, बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्ष से 2 गुना सीख लेता है। मतलब कहने का है कि शुरुआत के 6 वर्षों में, मतलब जब वो शैशव अवस्था में है तो बाद का जो 12 वर्ष है उतना जो वो सीखेगा उससे 2 गुना वो कब सीख लेता है, तो प्रथम 6 वर्ष में सीख लेता है। किसने कहा ये, तो गेसल ने कहा है। ध्यान रखिएगा ये चीज क्या बोला जा रहा है, तो शुरुआती में बच्चा इतना सीख लेता है कि बाद का जो 12 वर्ष है उससे 2 गुना वो सीख लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विशेषता हम देखें तो कल्पना की सजीवता। बच्चा इमेज जो करेगा उसके जो मतलब सोचने की या समझने की, ऐसा बोलिए कि जो सामने उसको दिखेगा वो उसी को ही बस कल्पना कर सकता है। बच्चा जो देखता है वो उसी के विषय के बारे में बात करता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम शैशव अवस्था में बोलें तो बच्चे के सामने जो दिख रहा है वो फ्यूचर का डिसाइड कर लेगा। आप अभी जिस अवस्था में होंगे, आप एक जो पढ़ रहे हो, अभी समझ रहे हो, आप पेपर दे रहे हो, तो अभी क्या सोचोगे, फ्यूचर में ऐसा होगा, मेरा पेपर निकल जाएगा या जो भी। पर बच्चा ऐसा कुछ नहीं सोचता। बच्चा क्या रहता है, उस समय जो स्थिति है उसी को देखेगा, उसी को समझता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है वो, तो दूसरों पर निर्भर। बच्चा अपने पेरेंट्स पर निर्भर होता है शैशव अवस्था में, ये आप जानते हैं, तो वो दूसरों पर ही निर्भर होगा। फिर क्या है नेक्स्ट आपका, आत्म प्रेम की भावना। बच्चा क्या चाहता है कि अपने पेरेंट्स से वो आत्म प्रेम, अपने लिए प्रेम की भावना चाहता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आत्म प्रेम की भावना। आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किस अवस्था में होती है, तो शैशव अवस्था में होती है। फिर नैतिकता का अभाव, क्या अच्छा है क्या बुरा है बच्चे को इस समय नहीं पता होता। बच्चे में क्या होता है, तो नैतिकता का अभाव होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। इस समय जो अवस्था होती है बच्चे में कोई भी बनावटी चीजें नहीं होती, जैसी उसकी मूल प्रवृत्ति है वही रहेगा। तो ये चीजें आप उसको कुछ पॉइंट्स को आप ध्यान दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बोले सामाजिक भावना का विकास, इस उम्र में सामाजिक भावना का विकास अंतिम में, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि पूर्व शैशव अवस्था में होता है सामाजिक भावना का विकास कि उत्तर शैशव अवस्था में होता है, तो पूर्व शैशव अवस्था में बच्चे में सामाजिक भावना का विकास नहीं होता। ये उत्तर शैशव अवस्था में बच्चा बड़ा होने लगता है, उसके आसपास के जो लोग हैं उनसे अपना दोस्ती करने लगता है, लोगों को पहचानने लगता है, तो सामाजिक भावना का विकास होता है। तो देखिए क्या लिखा है, इस अवस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरे बच्चों में रुचि या फिर अरुचि, मतलब बच्चा किस अपने जैसा जिसको देखेगा उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाता है, जो उसके जैसा नहीं है या उससे नहीं मिल रहा है तो उससे क्या रहेगा, अरुचि, तो वो इस अवस्था में हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बच्चे में रुचि का विकास या अरुचि का विकास कब होता है, तो शैशव अवस्था में हो जाता है। ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं होता पर चालू स्टार्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। स्किनर के अनुसार बालक 1 वर्ष का होने से पूर्व ही अपने साथियों के रुचि में व्यक्त करने लगता है। मतलब स्किनर का क्या कहना है कि बच्चा 1 वर्ष का होने से
से पहले ही अपने जैसे लोगों के साथ क्या करने लगता है, दोस्ती करने लगता है या जानने लगता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संवेगों का प्रदर्शन। ठीक है बच्चे, संवेगों का प्रदर्शन, तो क्या बच्चा इस समय संवेगों का प्रदर्शन कर पाता है? तो ये लास्ट में ये भी होता है, शुरुआती में बच्चे अपने संवेगों का प्रदर्शन नहीं करते। अब यहाँ पे देखिए, शिशु में जन्म के समय उत्तेजना के अलावा कोई भी संवेग नहीं होता। उत्तेजना मतलब वो उत्तेजित होगा किसी भी चीज को देखकर, और क्या होता है इससे ज़्यादा तो वो रोने लगेगा, पर इसके अलावा बहुत सारे संवेग उसमें नहीं आते कि वो क्रोधित हो जाएगा या बहुत ज़्यादा एकदम पीड़ित हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सिर्फ उत्तेजना होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 वर्ष की आयु तक बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। शुरुआती चरण में नहीं होता, धीरे से क्या होता है उसमें संवेगों का विकास हो सकता है। संवेग मतलब मुख्य रूप से इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स आएंगी। ठीक है, बाल मनोवैज्ञानिक ने शिशु के कितने संवेग बताए हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कितने संवेग बताए गए हैं? तो 4 संवेग बताए गए हैं। सबसे पहला क्या है? क्रोध। बच्चे में क्रोध आने लगता है। देखोगे अगर बच्चा जो चाहता है वो उसे नहीं दोगे तो बच्चा क्या करता है, अपना सर को फोड़ने लगेगा, सामान को फेंकने लगता है, तो बच्चे में क्रोध हो जाता है। कब? तो शैशवावस्था के अंतिम चरण में लगभग। प्रेम की भावना उसमें रहती है, वो अपने पेरेंट्स से सिंपल सा एग्जाम्पल आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बच्चे को अगर उसकी माँ जो है, माँ बोलिए या जिससे वो परिचित है, अगर वो उसको गोद में लिया है तो वो तो एकदम अच्छे से क्या करता है, प्रेम चाहता है। पर उसी के विपरीत अगर उसी के समान किसी और बच्चे को ले ले तो बच्चा क्या करता है, उसको मारने लगता है। मतलब क्या है कि बच्चा खुद के प्रति बस प्रेम चाहता है, दूसरे के प्रति वो क्या करता है, प्रेम की भावना नहीं होती, तो कहीं ना कहीं उसको दर्द देने का या पीड़ा होने का उसको कष्ट होने लगता है। तो ये भावना का विकास भी इसी समय हो जाता है। भय लगना, बच्चा शुरुआती समय में तो नहीं, धीरे धीरे शैशवावस्था के अंतिम चरणों में उसको क्या लगता है, डर भी लगने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें दोहराने की प्रवृत्ति। ये लगभग सभी एग्जामों में पूछ लेता है कि दोहराने की प्रवृत्ति कब होती है, तो शैशव अवस्था में। शिशु को दोहराने की सर्वाधिक आनंद की अनुभूति या दोहराने की प्रवृत्ति, बार बार रिपीट करने की, शब्दों को रिपीट करने का या चीज़ों को देखकर रिपीट करने का काम कब करता है बच्चा, तो शैशव अवस्था में करता है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा कि दोहराने की प्रवृत्ति कब होती है, तो शैशव अवस्था में होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बच्चे में इस समय चीज़ों को जानने की भी क्षमता, मान लीजिए बच्चे के सामने कुछ चीजें हैं तो वो अक्सर पूछता है ये क्या है, ये क्या है, ऐसी चीजों को, तो उनमें जिज्ञासा आती है। किस उम्र में, तो शैशव अवस्था में। ठीक है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, बच्चा अपने पेरेंट्स से आसपास चीजें जो देखता है वो वही करता है। आप देखिएगा कि अगर उसके पेरेंट्स मोबाइल चला रहे हैं तो बच्चा भी क्या करता है, मोबाइल ही चलाना चाहता है, वो थोड़ी ना बुक लेकर पढ़ेगा। तो मतलब कहने का है कि अनुकरण की प्रवृत्ति। अब हम क्या करेंगे कि हम फोन को सामने से चला रहे हैं और बच्चे को बोलेंगे कि तुम पढ़ाई करो, तो शायद कभी पॉसिबल नहीं है। पर अगर हम भी पढ़ने लगेंगे तो बच्चा हमको देखकर क्या करेगा, पढ़ने लगता है। तो अनुकरण की समझ आ रहा है कि जो उसके आसपास के लोग करेंगे वो वही करता है। ठीक है, अकेले व साथ में खेलने की प्रवृत्ति, बच्चा इस समय अकेले भी, और आपको बताया गया सामाजिक होता है, मतलब वो दोस्तों के साथ खेलने भी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो आप अगर शैशव अवस्था की विशेषताएं पढ़ लोगे तो आपको शिक्षा का स्वरूप, उसको किस प्रकार से शिक्षा देना है वो लगभग आप समझ जाएंगे। पर एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है, तो शैशव अवस्था को, क्योंकि आपने देखा कि बच्चा इस समय अनुकरण भी कर रहा था, बच्चा इस समय दोहरा भी रहा था। तो सीखने का आदर्श काल किसे बोला जाता है, शैशव अवस्था को। बालक का निर्माण काल किसे कहा जाता है, तो शैशव अवस्था को। बालक का शताब्दी समय किसे कहा जाता है, तो 20वीं शताब्दी को कहा जाता है। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। वाटसन के अनुसार, क्या आपको ये ऐसा पढ़ना है, सब मनोवैज्ञानिक का नहीं पढ़ना है, आपको बस ये परिभाषा ध्यान रखनी है। ठीक है, कि सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है। वाटसन के अनुसार हम देखें तो शैशव अवस्था में सीखने की सीमा और तेजी से विकास की ओर किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होता है। तो हमने देखा कि चीज़ों को बच्चा बहुत आसानी से सीखता है इसी अवस्था में। क्रो एवं क्रो के अनुसार क्या है, तो शिशु शीघ्र ही अपने आसपास की वस्तुओं के संबंध और अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने लगता है। तो हमने पढ़ा जिज्ञासा की प्रवृत्ति इसी समय होती है। तो आप मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम कौन सी अवस्था देखेंगे, तो नेक्स्ट इसी में
स्वरूप कैसा रहेगा, क्योंकि इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि वैज्ञानिकों के, मनोवैज्ञानिकों की जो भी परिभाषाएं थी वो पढ़े थे। अब हम देखते हैं शिक्षा के स्वरूप में मुख्य रूप से तो उनको उचित वातावरण दीजिए ताकि उनके जो भी जिज्ञासाएं हैं वो शांत हो सके। उनके साथ उचित व्यवहार कीजिए, बच्चा कुछ पूछे तो उसे डांटना नहीं है, उसे चीज़ों को बताना है तो उचित व्यवहार के द्वारा बताएं। जिज्ञासा की संतुष्टि करना इस समय शिक्षा का स्वरूप हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि अगर बच्चा पढ़ने भी चला जाता है तो कई बार टीचर भी उसको चिल्लाने लगते हैं, ऐसा ना करें, वो कुछ पूछ रहा है तो उसे बताएं। तो जिज्ञासा की संतुष्टि करें, वास्तविकता का ज्ञान कराएं, जो रियल में है चीज़ें वो उसको बताना है, ये शिक्षा का स्वरूप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं आत्मनिर्भरता का ज्ञान। आपको पता है शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, दूसरों पर निर्भर होता है, मतलब अपने पेरेंट्स पर निर्भर होता है। तो अब धीरे धीरे हमें उन्हें क्या बताना होगा कि वो अपने काम स्वयं कर सके। निहित गुणों का विकास, उसके अंदर जो भी गुण हैं, उसको जो भी क्वालिटीज़ हैं उसका क्या करना चाहिए, विकास करें। हम पहचानें कि बच्चे में क्या क्वालिटी है, बच्चा किस तरफ की चीज़ों पर अट्रैक्ट हो रहा है, उसे क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं। जैसे हम इस अवस्था में बता सकते हैं कि बच्चे को क्या पसंद आ रहा है, उसको खेलना पसंद है, प्रायः खेलना सभी बच्चों को पसंद है, पर इसके साथ में वो पढ़ाई के क्षेत्र में किस तरीके से जाना चाहता है, तो उसके अंदर जो भी गुण हैं, जो भी क्वालिटी है उसका विकास होना। सामाजिक भावना का विकास होना, बिल्कुल इस समय धीरे धीरे उसका विकास हो जाता है और उसको बढ़ावा दिया जाए, बच्चे को एकदम कंट्रोल ना किया जाए, उसे फ्री कर दिया जाए, तो ये इस समय शिक्षा का स्वरूप होता है। फिर आत्म प्रदर्शन का अवसर, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, जो भी क्वालिटीज़ हैं वो प्रदर्शन करने का उसको अवसर दें। बच्चा अगर रो रहा है तो उसे चुप नहीं कराएं, उसको प्रोत्साहित करें, जो भी कर रहा है, रो रहा है, कोई काम कर रहा है तो उसको बढ़ाएं ताकि वो जो भी करना चाहता है वो अपने अंदर चीज़ों को ना दबाए, वो एकदम सिमट सा ना जाए, जो भी चीज़ें हैं वो उसको खुलकर प्रदर्शित करे और बोल सके। ठीक है, फिर मानसिक क्रियाओं को अवसर दें, नई नई चीज़ों में जो भी उसको मेंटली काम करना है उसको अवसर देना चाहिए। ठीक है, अच्छी आदतों का निर्माण, ये जरूरी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि अच्छी आदतों का निर्माण ड्राइडेन के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट, ड्राइडेन के अनुसार पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होगा कि ये परिभाषाएं आपसे डायरेक्ट ध्यान में रखिएगा कि पूछा जाए तो क्या है। ठीक है, बच्चा क्या है, सबसे पहले ड्राइडेन ने कहा पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं, पहले आप अपनी आदत बनाइए और बाद में ये आदत आपका निर्माण करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, बच्चे के अंदर जो भी प्रवृत्तियां हैं उसको प्रोत्साहित करिए। क्रिया के द्वारा शिक्षा, नए नए क्रियाएं करवा सकते हैं। खेल के द्वारा शिक्षा, शिक्षा सबसे ज़्यादा किस में दी जा सकती है, तो खेल के द्वारा दी जाती है। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षा में या फिर शैशव अवस्था में शिक्षा के स्वरूप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो खेल द्वारा शिक्षा। खेल के द्वारा बच्चा सामाजिक रूप से भी, मेंटली रूप से भी, सभी तरीके से अगर उसका विकास होता है तो वो किससे होता है, तो खेल के द्वारा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चित्रों व कहानियों के द्वारा, चित्र के द्वारा, कहानियों के द्वारा उसको शिक्षा दी जाए। विभिन्न अंगों की शिक्षा, यानी उसके शरीर में जो भी अंग है उनके द्वारा भी उनको शिक्षा दी जा सकती है, किसका यूज़ क्या है, ये सभी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो हमारा एक और अवस्था पढ़ लेते हैं हम लोग कि बाल्यावस्था। हमने शैशव अवस्था पढ़ा, शैशव अवस्था की आप विशेषता याद कर लोगे तो स्वरूप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा, अगर हम बोले तो 6 से 12 वर्ष तक का, कहीं कहीं पे 5 से 12 वर्ष भी देगा, पर आप ध्यान रखिएगा 6 से 12 वर्ष तक का टाइम रहेगा। ठीक है, यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। निर्माण काल कौन सा था, शैशव अवस्था, और ये क्या करती है, तो व्यक्तित्व का निर्माण करती है। बालक की इस अवस्था में, ठीक है, विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि और इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। तो बालक के व्यक्तित्व का निर्माण बाल्यावस्था में, और बालक का निर्माण अगर बोलेंगे बाल निर्माण, तो उस समय कौन था आपका, शैशव अवस्था। ठीक है, कोल एवं ब्रूस के अनुसार, कोल एवं ब्रूस ने क्या कहा है, ये परिभाषा ध्यान रखिएगा। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाए जीवन का अनोखा काल किसे बोलते हैं, तो बाल्यावस्था को कहते हैं। किसने कहा है, तो क्रो एवं ब्रूस ने कहा है। ये भी ध्यान रखिएगा कि कोल एवं ब्रूस ने क्या कहा है, तो कि जीवन का अनोखा काल, सबसे अनोखा काल कौन सा है, तो बाल्यावस्था है। ठीक है, वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है, क्योंकि बाल्यावस्था बच्चा क्या करता है, किस तरीके का रहता है, ये चीजें पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते। ठीक है,
बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं अगर हम देखें कि बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो शारीरिक व सामाजिक स्थिरता। ठीक है, शारीरिक और सामाजिक स्थिरता कहने का ये मतलब है क्या शरीर में ग्रोथ नहीं होती, क्या होती है, पर क्या होता है कि अचानक से आप लोग देखिएगा कि बाल्यावस्था में बच्चे का जो हाइट है वो नहीं बढ़ता, ऐसा लगता है कि ये इतने में ही रहेगा, क्या इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो वो कुछ समय के लिए क्या होता है कि उसकी हड्डियों को, चीज़ों को मजबूत करने के लिए, स्थिरता प्रदान करने के लिए वो आपको ऐसा लगेगा कि रुका हुआ है। ठीक है, तो उसी चीज़ को बताना चाहता है कि शारीरिक और सामाजिक स्थिरता 6 से 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक व मानसिक, मुख्य रूप से ये सामाजिक ना होकर मानसिक विकास बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। ठीक है, यही स्थिरता मुख्यतः क्या करती है, दृढ़ता प्रदान करने के लिए। हमें लगता है कि विकास नहीं हो रहा है पर वो विकास हो रहा है क्योंकि वो अंदर से मजबूती प्रदान कर रहा है। इसी को हम देखें तो मुख्य रूप से आपका क्या है, बाल्यावस्था में शारीरिक व मानसिक विशेषता महत्वपूर्ण होती है। फिर मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, हम बोल क्या रहे हैं कि वो वृद्धि नहीं हो रही है, स्थिरता प्रदान कर रही है, मतलब वो धीरे धीरे उस चीज़ों को समझ पा रहा है। तो यही बोला जा रहा है बाल्यावस्था में बालक की मानसिक योग्यताओं में निरंतर वृद्धि होती है। हमको नहीं समझ में आता, हमें लगता है वो स्थिर है पर वो वृद्धि हो रही है, उसको दृढ़ता प्रदान कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्या है, तो जिज्ञासा की प्रबलता। इसके पहले भी बच्चा पूछ रहा था, धीरे धीरे वो जिज्ञासा बढ़ जाती है, प्रबल हो जाती है, अब और जानना है चीज़ों को बच्चे को इस उम्र में। वास्तविक जगत से संबंध, अब बच्चा रियल में इतना बड़ा हो रहा है कि दुनिया में जो हो रहा है उसे समझने के काबिल हो रहा है, वो शुरुआती चीज़ों को जान पा रहा है। वास्तविक जगत से संबंध क्यों, क्योंकि इस समय बच्चा स्कूल जाने लगता है। ठीक है, रचनात्मक कार्यों में आनंद की प्राप्ति, क्रिएटिविटी कराना, नई नई चीज़ों को सिखाने में बच्चे को अच्छा लगता है। देखना बच्चों को अगर आप कुछ करवाने के लिए बोलोगे कि कोई एक्टिविटी करो तो बच्चे अच्छे से खुशी खुशी करते हैं, पर अगर बुक लेकर पढ़ने बोल दोगे तो नहीं पढ़ेंगे। तो वो यही चीज़ है, रचनात्मक कार्यों में आनंद की प्राप्ति होती है। सामाजिक गुणों का विकास होता है, इस समय बच्चा सामाजिक गुणों का, स्कूल जाने लगेगा, उसके दोस्त बन जाते हैं तो सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। ठीक है, नैतिक गुणों का भी विकास, मतलब बच्चा शिष्टाचार आ जाता है। जैसे बोलना चाहिए कि शिष्टाचार कैसे बोल सकते हो कि अगर कोई पेरेंट्स का है तो उन्हें पता है स्कूल गया है तो टीचर को विश करना है, पेरेंट्स के कोई दोस्त वगैरह आए हैं तो वो उनको नमस्ते प्रणाम करने लगता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, नैतिक गुणों का विकास हो जाता है बच्चे में। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, ये जरूर ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, क्या लिखा है, शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। ये जरूर पॉइंट पूछा जाता है, शैशवावस्था में कैसा होता है, तो अंतर्मुखी होता है, क्योंकि वह क्या करता है, शांति प्रिय और केवल अपनी रुचि लेने वाला रहता है। अपने आप में बच्चा बाहर तो नहीं जाता शैशवावस्था में, तो अंतर्मुखी होता है। पर इसी के विपरीत बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी यानी बाहरी चीज़ों में रुचि लेने लगता है। आप देखे होंगे कि इस समय धीरे धीरे बच्चा स्कूल जाने लगेगा, चीज़ों को ध्यान देने लगेगा और क्या करता है, पढ़ाई लिखाई पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, बाहर की दुनिया में बिजी हो जाते हैं बाल्यावस्था में अगर हम देखेंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बहिर्मुखी कब होता है, तो बाल्यावस्था में, अंतर्मुखी कब होता है, तो शैशवावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें संवेगों का दमन और प्रदर्शन। बच्चा स्कूल जाने लगा क्योंकि बाल्यावस्था की बात हो रही है। ठीक है, तो इस समय हम 6 से 12 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो संवेग मतलब अगर बच्चा इमोशनल है तो कई बार वो चीज़ों को छुपाने लगता है, वो रोने नहीं लगेगा। मान लो उसे रोना भी आ रहा है तो वो शायद ना रोए, तो वो अपने संवेगों को, अपनी तकलीफ को दबाने की कोशिश बच्चा इस उम्र में करने लगता है। पर यहीं पर अगर हम बोले प्रदर्शन को, तो अगर उसके साथ कुछ अच्छा हो जाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलूँ, बच्चा स्कूल गया है, स्कूल में अगर उसको डांट पड़ी तो वो शायद घर में आके नहीं बताएगा कि आज मेरी टीचर ने मुझे डांटा, तो वो छुपाएगा। पर यहीं पे अगर उसको स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स मिल गए हैं, उसने कोई टेस्ट दिया था, बहुत अच्छे नंबर आ गए, तो वो पूरे घर में घूम घूम के बताएगा मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। तो इसी समय बोला जा रहा है कि संवेगों का दमन और प्रदर्शन, बुरी चीज़ों को वो लगभग छुपाने के प्रयास करता है और अच्छी चीज़ों को वो बताने की कोशिश करता है। ठीक है, संग्रह करने की प्रवृत्ति, स्कूल जाने वाले बच्चों को आप सबने देखा होगा कि वो सबका सामान वगैरह भी रख लेते हैं, अगर कोई कचरे वगैरह भी है ना तो उसको भी वो अपने बैग में रख लेते हैं। वो चीज़ों को कलेक्ट करने की प्रवृत्ति बच्चे में इस उम्र में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें बिना उद्देश्य के भ्रमण की प्रवृत्ति, इस उम्र में बच्चा घूमता फिरता रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि अभी के आप एक ऐसी अवस्था में हैं जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप तैयारी करने वाले लोग हैं, तो अभी आप ऐसे ही कहीं घूमने नहीं जाओगे। आपका एक मोटो होगा, एक उद्देश्य होगा कि आप घूमने जा रहे हो तो इसलिए जा रहे हो, वहाँ
वहाँ ये चीज़ें देखोगे। पर बाल्यावस्था में ऐसा कुछ नहीं होता है। बाल्यावस्था में बिना उद्देश्य के बस घूम रहे हैं, साइकिल मिल गया, पेरेंट्स दे दिए तो जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है। फिर काम प्रवृत्ति में भी कमी होती है, बच्चे में काम प्रवृत्ति इस समय नहीं होती। सामूहिक प्रवृत्ति में भी प्रबलता, दोस्त हो जाएंगे तो घूमेंगे फिरेंगे। सामूहिक खेलों में रुचि लेते हैं, ये पॉइंट्स भी ध्यान रखिएगा। और रुचियों में परिवर्तन, उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे अलग होने लगता है, बढ़ने लगता है, बदलने लगता है, ठीक है। अब हमने अगर उसकी विशेषताएं पढ़ी हैं तो बाल्यावस्था में शिक्षा के स्वरूप को देख सकते हैं कि आप अगर बच्चे में ये विशेषताएं होती हैं बाल्यावस्था में तो हम उन्हें किस प्रकार की शिक्षा दें। यही क्या लिखा है आपका बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। तो सबसे पहला देखिए तो भाषा के ज्ञान पर बल। बच्चे को जिस लैंग्वेज, जिस चीज़ें में उसे समझाना होगा तो भाषा के ज्ञान पर बल देना है। जैसे बच्चा मान लीजिए अपने क्षेत्र के स्थानीय भाषा जानता है क्योंकि उसके घर में वो बातें होती हैं, तो अगर वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो उसको इंग्लिश सिखाइए, हिंदी पढ़ रहा है हिंदी सिखाइए। तो ये चीज़ें हैं कि उसको भाषा का ज्ञान पर बल देना है। तो ये किस अवस्था में है? बाल्यावस्था में। उपयुक्त विषय का चुनाव, उसके लिए जो सही विषय है उसका चुनाव करें। ये टीचर्स जान सकते हैं, उसके पेरेंट्स जान सकते हैं। रोचक विषय, नेक्स्ट हम देखें रोचक विषय में सामग्री, विषय की सामग्री मतलब बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है वो विषय सामग्री दीजिए, ठीक है। खेल के द्वारा पढ़ाइए, चीज़ों को दीजिए उसको, कहानियाँ, चित्र वगैरह। तो रोचक विषय सामग्री। जिज्ञासा की संतुष्टि, इस समय जिज्ञासा में प्रबलता आती है। जिज्ञासा की शुरुआत शैशव अवस्था में होती है पर ये प्रबल कब होती है? तो बाल्यावस्था में। उसे संतुष्ट करें। सामूहिक प्रवृत्तियों में भी संतुष्टि, सामूहिक, उसको समूह की आवश्यकता है, समूह दें, दोस्त बनाए, जो भी है, ठीक है। क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा, खेलने से बच्चों को ना रोका जाए, बाल्यावस्था में उन्हें क्रियाएं, एक्टिविटीज कराई जाए, ठीक है। प्रेम व सहानुभूति पर आधारित शिक्षा, एकदम बच्चे को डांट कर नहीं पढ़ाया जाए। बच्चे को कैसी शिक्षा दी जाए? तो प्रेम और सहानुभूति पर। अगर बच्चा वीक लगता है तो टीचर का काम है या पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि मुख्य रूप से बच्चे को क्या करें, उसको उसकी कमियों को पहचाने, ना कि उसे क्या करें एकदम डांट दें, इतने कम मार्क्स आए हैं, कुछ भी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रेम और सहानुभूति पर आधारित शिक्षा। तो ये आपकी शिक्षा के आधार है, बाल्यावस्था में शिक्षा के स्वरूप, और हमने शैशव अवस्था पढ़ा। दोनों अवस्थाओं के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो किशोरावस्था पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।